हमको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव सारे देश में है। हरियाणा में छठे फेज में 10 लोकसभा का चुनाव और एक हमारी विधानसभा का चुनाव, 11 चुनाव हरियाणा में होंगे। हम लोगों ने अन्य दलों की अपेक्षा अपनी तैयारी पूर्व समय पहले शुरू कर दी है। हमारे सभी कार्यालयों का, चाहे लोकसभा के थे चाहे विधानसभा अनुसार, शुरू हो चुके हैं, उनका उद्घाटन हो चुका है। टूर प्रोग्राम्स, चाहे वो वर्कर मीटिंग है, चाहे सभाएं हैं और चाहे व्यक्तिगत मिलना जुलना है, ये सब पर्याप्त समय पहले शुरू कर दिया है। अभी चूंकि समय पर्याप्त है, लगभग 50 दिन हमारे पास है चुनाव के लिए, तो 50 दिन में हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर एक्टिव होकर के घर घर जाने का काम, लाभार्थी संपर्क का काम, वोटर संपर्क का काम, तो खास करके नए वोटर्स हैं उनको संपर्क करना और अपने केंद्र सरकार की, मतलब मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो हमने घर पहुंचानी है, बतानी है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। हाँ, साथ ही हमारी 9.5 साल की जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां वो भी निश्चित रूप से बताई गई। कुल मिलाकर जनता इस समय उत्साहित है। जहां जहां मेरे दौरे हुए हैं, मैं स्वयं करनाल लोकसभा से कैंडिडेट हूँ, फिर भी पार्टी ने मुझे पूरे हरियाणा में चाहे जनसभाएं हो और चाहे हर जगह जाकर कुछ व्यक्तिगत मिलने जुलने का काम हो, सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, यानी लोकसभा करनाल के अलावा 9 अलग से, उन सब में भी मैं जाऊंगा। अभी मैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और चौथी आज है सिरसा, इन सब लोकसभा में जाते हुए फिर आगे शेष जो बचे हैं, चाहे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, रोहतक है अथवा भिवानी है, इन सब में भी एक दिन के लिए मेरा जाना होगा। और हमारी कार्यकर्ताओं की टीम पूरे उत्साह के साथ लगी है और मुझे पूरा विश्वास है। अभी विपक्ष के लोगों की तो कैंडिडेट्स ही तय नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा सारा कार्यकर्ता, हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कैडर वो पूरे मन से और इसमें लग गया है और इस काम को आगे बढ़ा करके निश्चित समझी है। जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में आप गए हैं वहाँ का क्या माहौल लग रहा है? मैंने बताया, जैसे जहाँ नहीं गया हूँ वहाँ की रिपोर्ट तो मेरे पास आई जाती है, ऐसे नहीं आती है। जहाँ गया हूँ या नहीं गया हूँ, हमारे पास सभी 10 लोकसभा सीटों के जो रिजल्ट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में 10 की 10 सीटें जीतने के फेवर में आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो उसका मार्जिन है, जो उसमें वोटों की बढ़त है, वो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पहले भी रहती है, अभी भी रहेगी। जैसे पिछली बार हमारी सबसे ज्यादा बढ़त करनाल लोकसभा में थी और देश में दूसरे स्थान पर करनाल लोकसभा मार्जिन के मामले में रही थी। तीसरी भी हमारी हरियाणा में ही थी, फरीदाबाद। पहली गुजरात में थी, दूसरी और तीसरी हरियाणा में थी। और कम सीटों का कम मार्जिन से जीतने वाली भी हमारी रोहतक सीट, वो भी हमने लगभग 7-8 हजार वोट से ही हमने जीती थी। तो जीत है, जीत भी होगी, हमारे मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता पूरे विश्वास के साथ हमें लगा। सर, विपक्षी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी थी, इसलिए उन्होंने सीटें भी अनाउंस कर दी और सभी लोकसभा विधानसभा के कार्यालय भी खोल दिए। भाई इतनी जल्दी हमें नहीं, हम आराम से करेंगे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब वो अपने कैंडिडेट फाइनल कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ जिस प्रकार से, मैं हल्के शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन जिस प्रकार से अंतर्द्वंद उनके घर में रहता है, वो अपनी सीटों के बारे में फैसला कर नहीं सकते हैं। वरना चुनाव आयोग तो जिस दिन भी करता है, हमने तो इससे पहले भी और विधानसभा में भी कई जगह, छत्तीसगढ़ जैसे हमारे पास है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के कैंडिडेट्स का हमने 3-3 महीने, अभी चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा भी नहीं की थी, उन्होंने 3 महीने डिक्लेयर कर दिए थे। उनको डर लगता है कि एक को अगर करेंगे तो दूसरा जो है वो टांग खिंचाई करेगा, दूसरा विरोध करेगा, उनके लोग बटेंगे। क्योंकि जितना अंतर विरोध कांग्रेस में खास करके देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को टच भी नहीं कर सकता। वहां तो एक मुख्य धारा में है और एक एसकेआर के धारा में है, कोई तीसरी धारा भी बनी हुई है। तो हमारे यहाँ अनुशासित पार्टी बनाते हम जब भी करेंगे और जितना समय ज्यादा काम करने को मिलेगा उतना ही लाभ होगा। अब वो नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे हैं, और न करने के कारण से केवल वो अपने ही घर में कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो दुनिया भर की अनाप-शनाप बातों की अफवाह भी फैला रहे हैं। और वो अपनी चिंता करें जो ठीक, उनको हमारी भी चिंता हो रही है। और अनाप-शनाप अफवाह क्या फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 4 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट बदलेगी।
ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार जो निर्णय लेती है वो निर्णय फाइनल है, और हम बहुत कुछ सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, ब्याज समय पहले लेते हैं। हमारे किसी को कोई दुविधा नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं 1 से 10 सबके सब वही कैंडिडेट पूरे जोड़ों से लगे हुए हैं, पूरे परिश्रम से लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के कार्यालय खुल गए हैं, सभाएं हो रही हैं। इस समय तक लगभग 40 विधानसभाओं के कार्यक्रम तय हो गए हैं, जो आने वाले 15-16 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। बीच में क्योंकि फसल का कटाई का सीजन आता है, तो हो सकता है 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सभाएं होगी वो शायद कम हो पाएंगी। शहरी विधानसभा उस समय हमारी होंगी, तो कि जहाँ कटाई का सीजन का असर नहीं है वहां सभा हम कर सकते हैं, शाम के समय, रात के समय। 25 अप्रैल के बाद बाकी बची जनसभाएं वो सब की सब संभवतः नामांकन के समय तक हम सारी पूरी कर लेंगे। 6 मई नामांकन का अंतिम दिन है, और शायद डोर टू डोर प्रचार अभियान करेंगे। हमारे हर समाज में लोग जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे। न केवल बूथ लेवल तक, बल्कि हमने हर बूथ को उसके भी जितने वोटर लिस्ट के पन्ने होते हैं उतने भागों में बांटा हुआ है। एक पन्ने में 60 वोट लिखे होते हैं। 60 वोटों को संभालने वाला एक हमारा कार्यकर्ता होगा। हमारी एक माइक्रो मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक करके चुनाव लड़ते हैं, और इसी कारण से देश में आगे बढ़ रहे हैं। आज देश की चुनाव वाले भी चाहे स्टेट्स हो चाहे अन्य हो, पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में शासन भारतीय जनता पार्टी का है, सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की है, सबसे ज्यादा सांसदों की भारतीय जनता पार्टी की है। और जिस मेहनत से हमारा नेतृत्व, हमारे नेता, हमारी नियत, हमारी नीति, इनके साथ सब चल रहे हैं, लगातार हम इस अपने प्रथम स्थान को बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, राजनीति के मामले में सिरसा लोकसभा सीट जो है उसकी बड़ी मतलब काफी मतलब जितनी राजनीतिक पार्टियां उनकी निगाह सिरसा में है। क्या लगता है सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती यहाँ पर कुछ लगे? कोई चुनौती नहीं है। निगाह तो सबकी सब पर रहती है, और केवल बाकियों की रहती है, हमारी भी निगाह रहती है। उनकी सब सीटों पर हमारी भी निगाह रहती है। चुनाव है, इसलिए सबकी निगाह सब पर रहनी भी चाहिए, क्योंकि चुनाव में एक बहुत बड़ा मंथन होता है। देश भर में यानी लगभग 70-75-80 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो मतदान का उपयोग करेंगे। हरियाणा में भी 2,82,00,000 में से लगभग 2 करोड़ के आसपास, 1,98,00,000 समथिंग इतने वोटर्स हैं। तो इन वोटर्स को हर कोई चाहेगा कि हमको ज्यादा मिले, तो दूसरों पर ध्यान रखेंगे, अपने पर भी ध्यान रखेंगे। लेकिन विश्वास ये है कि जनमत आज मोदी जी के साथ खड़ा है, जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए उस जनमत को भी हम निश्चित दिन वोटर मशीन तक आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इसमें 2 जीत का हम लोग ध्यान कर रहे हैं। एक जीत होती है लोकतंत्र की जीत, एक होती है पार्टी की जीत। लोकतंत्र की जीत ये होती है कि कितना ज्यादा मतदान हुआ, ये लोकतंत्र की जीत है। हम चाहेंगे कि देश में 90-95% लोग मतदान करें, क्योंकि पिछली बार तो लगभग 70-72 हो गया था। हम और बढ़ाएंगे, हमारा हर कार्यकर्ता लगा है कि मतदान अवश्य करिए। दूसरा है पार्टी की जीत, कि जो मतदान हो उसमें से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए, वो होगी पार्टी की जीत। दोनों जीत को सामने रख करके जेजेपी का आरोप है कि बीजेपी ने गठबंधन इसलिए तोड़ा कि क्योंकि रोहतक से जेजेपी को फंसाना चाहती थी। देखिए, जेजेपी के साथ हमारा न तो पहले गठबंधन रहा है, मैं पार्टियों के गठबंधन की बात कर रहा हूँ, और न आज गठबंधन रहा है। हमारा गठबंधन पार्टियों का भी हुआ ही नहीं है। हाँ, सरकार में उनकी भी आवश्यकता थी, हमारी भी आवश्यकता थी, हमने मिलकर के सरकार चलाई। सरकार का सहयोग उन्होंने किया, हमने मिलकर के सरकार चलाई, कोई दो मत नहीं। और आज अलग हुए तो सरकार से अलग हुए हैं, तो ये पार्टियों के गठबंधन का बढ़ने का तोड़ने का तो पहले भी विषय नहीं था। आज कल कई जगह का बयान आया है कि 1 या 2 ग्रामीण शहरी सीटें ही जीत पाएंगी बीजेपी। मैं तो कहता हूँ कि हर विपक्ष का दल जो क्लेम करे सो करे, ये उनके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में। कितनी सीटें जितानी है जनता ने, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी मेहनत के आधार पर आशा कर सकते हैं कि जनता हमको 10 किलो सीटें जिताएगी। कई जगह पर किसानों ने भाजपा का विरोध किया, इस पर आप क्या उम्मीदवार? कभी नहीं किया भाजपा के अभी तक। हाँ, इक्का दुक्का विरोध मैंने दूसरे दलों के नेताओं का देखा है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की एक आवश्यकता होती है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है।
दूसरे की बात पर विरोध नहीं करना चाहिए, ये लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है। अगर इसमें एक सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है कि चुनाव आयोग कभी भी इस प्रकार के विरोध को न होने दे। तो आज सारी मशीनरी चुनाव आयोग के साथ चल रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि अगर सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो चुनाव आयोग जरूर एक्शन लेगा। किसानों का आरोप है ऐसा का बयान आया या आपके शासनकाल का कौन सा ऐसा काम है जिसमें भाजपा को लोग वोट दे दें? देखिए, आपने जिस ढंग से प्रश्न किया है इसका उत्तर तो मैं देते देते अगर शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। हमने कौन सा काम ऐसा है जनता हित में जो नहीं करना किया, नहीं किया। जनता हित में सब काम किए हैं। हाँ, कुछ काम पूर्ण हो गए हैं, कुछ काम हमारे चल रहे हैं, और उन कामों के नाते से जनता इतनी प्रसन्न है। हमारा पारदर्शिता का शासन, हमारा बिना किसी भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के घर बैठे लोगों को लाभ मिले, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की बात हो। आज अकाउंटेबिलिटी हो गई है, ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी है। जनता को नेताओं के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता है, जनता के घर बैठे काम होता है। एक समय वो था जब 4th फ्लोर की ऊपर भीड़ लगती थी, और भीड़ एम्प्लॉइज की भी बहुत लगती थी, जनता की तो लगती थी। एक समय आया सन 1968 की बात बता रहा हूँ आपको, कि मुख्यमंत्री थे उस समय चौधरी बंसीलाल। अपने ऑफिस में जा रहे थे, उनको ऑफिस के अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि 4th फ्लोर पर अध्यापकों की भीड़ थी। उनको थोड़ा तेज तेवर के आदमी थे, तो उन्होंने फटाफट पता करा कि आज सेक्टर में कौन आया, जितने अध्यापक आए हैं उन सबको शाम तक सस्पेंड कर दो। ये उस समय बात कर रहा हूँ। वही अध्यापक हमको भी उस समय जब 76 से 96, 97, 98 में जो हमारा शासन था वो भी घोषराज जी के साथ ही था। उस घटना को ध्यान करा करके मैंने चौधरी साहब को कहा, चौधरी साहब एक पॉलिसी बना देते हैं, ये ट्रांसफर लेके रोज क्यों आते हैं। वो विवाद हुए बड़े, कुछ लोग कहने लगे हाँ, कुछ लोग ना, लेकिन लागू नहीं हो पाए। बाद में ये सुझाव मैंने हिमाचल में भी दिया जब हमारी सरकार थी, वहां भी कुछ नेता ऐसे होते हैं, नहीं ये अगर कर देंगे तो हमारे पास कौन आएगा। कुछ नेता ऐसे होते हैं, नहीं इनका काम घर बैठे आए तो क्या जरूरत आने की। मैं उनमें से एक था। उन्होंने कहा नहीं, घर बैठे के काम होने चाहिए। अब आने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, और जिस दिन पहली बार ट्रांसफर चला 93% ऑफ टीचर्स सेटिस्फाइड हैविंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन। और जब 93% लोग सेटिस्फाइड हो जाए तो 7% को भी अगले साल में और लाभ मिल जाएगा, और साल मिल जाएंगे। आज कोई टीचर या कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ ट्रांसफर की भीड़ नहीं लगाता। अब इसको विपक्ष के लोगों ने अन्यथा लिया, ये जी इनके तो घरों में कोई आता नहीं है, इनके तो ऑफिस में भीड़ होती नहीं है, हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती थी। यही भीड़ उनके नुकसान का कारण बनती थी, और इसी भीड़ का ना आने का मतलब है कि लोग सेटिस्फाइड हैं। अब उनको आने की जरूरत नहीं है, ना उनको पैसा खर्च करना है, ना उनको गाड़ियां लेनी है, ना उनको दलालों के चक्कर काटने हैं, ना उनके दिमाग में उहाँ पर रहती है, ना उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये जो एक ईज ऑफ लिविंग जो काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 9.5 साल में किया है, जनता को सलाह। सर हाल में वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा था, और हुड्डा जी और वीरेंद्र सिंह जी की अनबन की कहीं ना कहीं खबरें आनी शुरू हो गई हैं। वीरेंद्र सिंह का एक बयान आया है कि हुड्डा जी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, कैसा मानते हैं सर इसको? अच्छा तो है क्या वीरेंद्र सिंह, मेरा क्या रोल है उसमें? मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि वो कीचड़ में फंसे रहते हैं, वो कीचड़ में डूबे रहते हैं, कुछ ना कुछ वही मिलता रहता है जो उनको जलपान मिलता होगा कीचड़ में। कुछ लोगों को उस कीचड़ में ही जो कमल खिला होता है वो दिख जाता है, तो जो कमल दिख जाता है वो फिर भगवान कमल की सवारी करते हैं। अब कमल की सवारी में आनंद लेने वाले जो लोग आनंद लेते रहते हैं। कभी कभी वो कमल पर चढ़ जा और उसको लगे कि मैं तो वहां जा था, वो ज्यादा मजा था, या तो कुछ मजा नहीं है, तो मजा लेने के लिए फिर कीचड़ हो जाता। सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का किसानों का कहना है कि बीजेपी जेजेपी ने अपने समय रहते हुए उनको दिल्ली कूच नहीं करने दिया, इसलिए अब बीजेपी के नेताओं को गाँव में नहीं घुसने देंगे। देखिए, हमने दिल्ली के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अभी भी वो प्रदर्शन करके आए हैं दिल्ली में। विषय इतना ही था कि जो साधन ट्रेवलिंग के होते हैं, ट्रांसपोर्ट के होते हैं, उनसे जाइए। अब ट्रैक्टर पर प्रदर्शन करके उस ट्रैक्टर में भी ऐसे उसका जो करके ले जाते हैं, उसके ऊपर अटैचमेंट, और वहां जाकर के जिस प्रकार का एक न्यूसेंस मिटाने का उनका मंसूबा होता है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार देख लिया। अगर ये सारे किसान नहीं है, इनमें कुछ इस प्रकार के सो कॉल्ड, जिसको कहना चाहिए एक ऐसा सीन पैदा करते हैं न्यूसेंस का कि जिसका दुनिया को ध्यान आकर्षित जाए।
आखिर ये वही लोग हैं जो लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे? ये क्या दिल्ली जाने की बात थी? लाल किले पर चढ़े जाए, जो लाल किला हमारे सोवरेनिटी का प्रतीक है, जहाँ 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, और वहां जाकर के बदमाशी करेंगे, तो आखिर एक बार कोई घटना हो जाए तो अगली बार सावधानी नहीं लेनी पड़ेगी। पिछली बार एक साल भर हमारे दोनों बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहां का कितना व्यापार नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उसकी व्यवस्था, रोकथाम, लोगों को, आखिर इनका अधिकार है तो लोगों का बहुत बड़ा अधिकार है। उन्होंने को कहा कि ये ट्रैक्टर वैक्टर इस प्रकार के जो आगे पीछे उसका हथियार लगा के ले जाए, ये अलाउड नहीं है। आप बसों से जाएं, आप अपनी गाड़ियों से, कारों से जाएं, आप ट्रेन से जाएं, आप पैदल जाएं, ट्रैक्टर लेके घूमेंगे, क्यों? उतना ही विरोध था और उन्होंने कामयाबी उसमें हासिल की, उसको हमने रोक के रखा। लेकिन अगर कहीं ये आज कोई इस प्रकार की बात करते हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग पर हमको भरोसा है, निश्चित रूप से चुनाव इस संज्ञान ले। भारत जोड़ो यात्रा जो रहेगी कांग्रेस की, उसका लोकसभा चुनाव में आप क्या असर मानते हैं? अच्छा होता है कि वो जोड़ों के नाम से अपनी पार्टी को जोड़ लेते हैं। भारत को कोई खतरा नहीं है। जिस भारत को कश्मीर को तोड़ने के लिए हथियार के रूप में 370 को बना के रखा था, जिसका डर लगा रहता था कि कश्मीर कहीं टूट ना जाए, उस कश्मीर को बचाए रखने के लिए हमारे नेताओं ने क्या किया? 370 को ऐसे उड़ाया जैसे मक्कल में से पाल निकाल के फेंका। कुछ हुआ? आज उस भारत को जोड़ने के लिए हमने 370 हटाई। तो इस प्रकार के काम तो प्रैक्टिकल किए जाते हैं, शोर नहीं मचाया जाता है। इन्होंने तो देश को तोड़ने के लिए, इनके बड़े नेता ने एक बार लेह लद्दाख के बारे में एक विषय पार्लियामेंट में उठा, या जो चाइना के साथ लगता हुआ जो पहाड़ी एरिया जो बिल्कुल बंजर एरिया है, वहां जो चीनी सेना ऊपर चढ़ गई, चिंता व्यक्त की गई, तो उस बड़े नेता ने कहा कि वहां जमीन पर घास का तिनका तो उगता नहीं, तो आगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो वही एक मिट्टी टाइप के हमारे कोई सांसद थे, जो हमने सुना है, कितना सच्चा कितना नहीं, लेकिन बात जो सुनी है मुझे लगता है वो ठीक ही होगी। तो उन्होंने उस नेता को कहा, थोड़ा बुजुर्ग थे वो नेता, कि आपके ये टाट पर एक भी बाल नहीं है, तो इस टाट को भी दे देते हैं चाइना को। टाट समझते हैं ना, इस पर भी बाल नहीं है कोई, इसको दे दो चाइना को। जमीन है तो देश की मातृभूमि जिसको हम कहते हैं, वो हमारे देश का जो भूमि का टुकड़ा है, वो हमें जान से भी प्यारा है, उसको बचाना, सुरक्षा करना, ये बड़ा काम है। तो देश को सुरक्षित रखने का काम इतना सुनिश्चित ढंग से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, शायद ही कभी इतना सुरक्षित देश के लोगों ने महसूस किया होगा। आज दुनिया भर का जो आतंकवाद, दुनिया भर का नक्सलवाद, वो देश में भूखा है, थमा है। नहीं तो समय था कश्मीर में हम में से जाने वाले लोग डरते थे। मैं तो उन दिनों में शुरू होके आया, मेरी चुनाव ड्यूटी थी, शाम को 4 बजे के बाद वहां बाहर यानी एक अघोषित कर्फ्यू लगता था, कोई आदमी निकल नहीं सकता था। आज कश्मीर में दिन में जाओ, रात में जाओ, कभी चले जाओ। नक्सलवाद का पूरा गैलरी बंगाल से लेकर के और नीचे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और समुद्र किनारे तक पूरा गलियारा बना हुआ था नक्सलवाद का। माओवादी कितना ज्यादा दम बजाते थे, आदमी जा नहीं सकते थे वहां। मैं बस्तर में रह के आया हूँ, कोई 4 महीने चुनाव ड्यूटी पर, और मेरे साथ सिक्योरिटी पूरी थी, सब सावधानी बरतने के लिए कहते थे, फिर भी उनको घटनाएं ऐसी हुई, बाल बाल बचे, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते थे। आज सब नक्सलवादी आज सरेंडर कर गए हैं कि नहीं, अब शासन ऐसा है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गरीब आदमी की सेवा करना, गरीब आदमी के लिए कुछ करना। अच्छा, कुछ ऐसी मानसिकता उस समय उनकी क्यों पनपती है देश में उपद्रव करने की, कि शासन उसको ध्यान नहीं देता। अगर ये जो भिंड बनाना जनता की चहलती वर्गी, वहां की डकैत, क्या नाम था, पूनम देवी डकैत थी, लेकिन किसके लिए काम करती थी? वो वहां जनता की, गरीब जनता को सरकार का लाभ नहीं मिलता, उसके लिए काम करती थी। और वही खड़ी हो गई तो मेंबर पार्लियामेंट बन गए, 5 साल मेंबर पार्लियामेंट रही ना पूनम देवी। बाद में पता लगा कि सरकारी सुविधाओं का न होना ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है जनता के असंतोष का। वो सब पहचान करके मोदी जी ने 10 साल में सब चीज को ठीक किया। नॉर्थ ईस्ट लगता था कि पता नहीं देश का रहेगा कि नहीं रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार सभी 7 छोटे बड़े प्रांत जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, कई जगह सरकारें बन गई हैं,
कई जगह हमारे विधायक बन गए हैं, अपोजिशन का रोल कर रहे हैं, लेकिन आज कोई विरोध भारतीय जनता पार्टी का वहां नहीं है। सर अनिल विज जी की नाराजगी कैसे दूर होगी? अनिल विज जी की नाराजगी अभी कोई नाराज नहीं है, हमारे अच्छे और संबंध है। अभी भी होली के दिन हमारा उनका मिलना भी हो रहा है और उनका कहा कि ठीक है, मेरी जो भी स्थिति है मैं मंत्री की बजाय विधायक रह करके अपने हाथ की जनता की सेवा करूंगा। अभी तो विधानसभा की जो कमेटियां उसमें वो बने बने और आप पूरा भाग भी लेते हैं, सब अच्छा हमारा मिलना जुलना है। और उन्होंने सब कहा कि मैं आपकी लोकसभा में मुझे कहा कि करनाल लोकसभा में जरूर आऊंगा और बाकी भी जो बुलाएंगे वो आएंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं कोई। और जो अम्बाला लोकसभा उसमें तो घूम ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद।